हमारा पिछला टॉपिक था बैकग्राउंड। अब हम बात करते हैं तीन जो क्लासिफिकेशन हुए उसमें पहले की लिबरलाइजेशन। As pointed out in the beginning, rules and laws which were aimed at regulating the economic activities become major hindrances in growth and development. पहले भी जैसे पॉइंट आउट किया शुरुआत में कि जो भी नियम या कानून बनाए गए इकोनॉमिक एक्टिविटीज को रेगुलेट करने में, वो एक तरह से बहुत बड़ी बाधा की तरह साबित हुए ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। Liberalization was introduced to put an end to these restrictions and open up various sectors of the economy. अब ये जो लिबरलाइजेशन था ये इसलिए लाया गया ताकि जो ये रिस्ट्रिक्शंस हैं इनको खत्म किया जा सके और बहुत सारे अलग अलग सेक्टर्स इकोनॉमी के खोले जा सके। Though a few liberalization measures were introduced in 1980s in the areas of industrial licensing, import-export policy, technology upgradation, fiscal policy and foreign investment. कुछ liberalization steps जो हैं वो इंट्रोड्यूस किए गए 1980 में उन एरियाज में जैसे कि इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग का है या एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी है, टेक्नोलॉजी का अपग्रेडेशन है, फिजिकल पॉलिसी है या फॉरेन इन्वेस्टमेंट है। रिफॉर्म पॉलिसीज इनिशिएटेड इन 1991 वर मोर कॉम्प्रिहेंसिव और इस तरह की ये जो बदलाव की नीतियां लाई गई ये कहीं ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव थी पहले के मुकाबले। Let us study some important areas such as the industrial sector, financial sector, tax reforms, foreign exchange markets and trade and investment sectors which received great attention in and after 1991. तो अब हम जानते हैं उन खास एरियो के बारे में जैसे कि इंडस्ट्रियल सेक्टर है, फाइनेंशियल सेक्टर है, टैक्स रिफॉर्म हो गया, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स हैं या ट्रेड और इन्वेस्टमेंट सेक्टर्स हैं जिनको बहुत ज्यादा एक तरह से जिनके ऊपर ध्यान दिया गया 1991 के बाद और 1991 में। Deregulation of industrial sector. In India, regulatory mechanism was enforced in various ways. Industrial licensing, under which every entrepreneur had to get permission from the government officials to start a firm, close a firm or to decide the amount of goods that can be produced. इंडिया में जो रेगुलेटरी मैकेनिज्म है वो कई तरीकों से जो लागू किया जाता है वो क्या है कि जो इंडस्ट्रीज में लाइसेंस लेना है, अगर इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग का मतलब है कि कोई भी इंसान, कोई भी व्यक्ति जो है अगर इंडस्ट्री खोल रहा है तो उसे पहले परमिशन लेनी होगी गवर्नमेंट ऑफिशियल से फर्म स्टार्ट करने के लिए या फर्म बंद करने के लिए या कौन से वो गुड्स उसके अंदर प्रोड्यूस करेगा उसके लिए। प्राइवेट सेक्टर वाज नॉट अलाउड इन मेनी इंडस्ट्रीज। प्राइवेट सेक्टर को बहुत सारी इंडस्ट्रीज में अलाउ नहीं किया गया। सम गुड्स टू बी प्रोड्यूस्ड ओनली इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। कुछ गुड्स ऐसे रखे गए थे जो सिर्फ और सिर्फ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस कर सकती हैं। कंट्रोल्स ऑन प्राइस फिक्सेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेलेक्टेड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। जो प्राइस था उसके फिक्सेशन पे भी कंट्रोल था, साथ ही साथ जो कुछ खास सिलेक्टेड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स है उनके डिस्ट्रीब्यूशन पे भी कंट्रोल था। द रिफॉर्म पॉलिसीज इंट्रोड्यूस्ड इन एंड आफ्टर 1991 रिमूव्ड मेनी ऑफ दीज रिस्ट्रिक्शंस। अब ये जो बदलाव की नीति आई 1991 में और उसके बाद उन्होंने बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन को हटा दिया। इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग वाज अबॉलिश्ड फॉर ऑलमोस्ट ऑल बट product categories: alcohol, cigarettes, hazardous chemical, industrial explosives, electronics, aerospace and drugs and pharmaceuticals. अब इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग जो थी वो पूरी तरह से खत्म कर दी गई, बस कुछ प्रोडक्ट कैटेगरीज को छोड़ के, जिसमें अल्कोहल, सिगरेट्स जो बहुत ज्यादा केमिकल इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजर्स होते हैं जो नुकसान पहुंचा सकते हैं उनके लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गई, एरोस्पेस हो गया, ड्रग्स और फार्मास्यूटिकल्स को छोड़ के। The only industries which are now reserved for the public sector are defense equipments, atomic energy generation and railway transport. खाली वो इंडस्ट्रीज जो अब सिर्फ पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व हैं वो डिफेंस से रिलेटेड इक्विपमेंट्स हैं, एटॉमिक एनर्जी जनरेशन है और रेलवे ट्रांसपोर्ट है। Many goods produced by small scale industries have now been reserved. बहुत सारी ऐसी चीजें जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज द्वारा प्रोड्यूस करी जाती हैं उनको डी रिजर्व कर दिया है, मतलब ओपन कर दिया है। इन मेनी इंडस्ट्रीज द मार्केट हैज बीन अलाउड टू डिटरमाइन द प्राइसेस। कई सारी इंडस्ट्रीज में तो मार्केट को जो है अलाउ किया गया है कि वो दाम तय करे। फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स। अब फाइनेंशियल सेक्टर में क्या रिफॉर्म्स हुए? फाइनेंशियल सेक्टर इंक्लूड्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस सच एज कमर्शियल बैंक्स, इन्वेस्टमेंट बैंक्स, स्टॉक एक्सचेंज ऑपरेशंस एंड फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। फाइनेंशियल सेक्टर में आते हैं आपके फाइनेंस से रिलेटेड जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं, कमर्शियल बैंक्स हो गए, इन्वेस्टमेंट बैंक्स हो गए, स्टॉक एक्सचेंज ऑपरेशंस हैं या फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है।
The financial sector in India is controlled by the RBI, Reserve Bank of India. जो हमारे यहाँ का फाइनेंशियल सेक्टर है इंडिया का वो RBI कंट्रोल करता है यानी रिजर्व बैंक. You may be aware that all the banks and other financial institutions in India are controlled through various norms and regulations of the RBI. आप भी इस बात को जानते होंगे कि जितने भी बैंक्स हैं या जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं इंडिया के वो सब कंट्रोल किए जाते हैं अलग अलग रूल्स और रेगुलेशंस जो आरबीआई के हैं उनके द्वारा. The RBI decides the amount of money that the bank can keep with themselves. RBI डिसाइड करता है कि कितना बैंक में कौन सा वाला बैंक कितना पैसा रखेगा अपने पास. फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट्स, नेचर ऑफ लैंडिंग टू वेरियस सेक्टर्स एटसेट्रा. इंटरेस्ट रेट जो फिक्स किया जाएगा या जो आप अलग अलग सेक्टर्स को पैसा लैंड करोगे उन सब के बारे में जो रूल्स और नॉर्म्स हैं वो सब आरबीआई डिसाइड करता है. One of the major aims of the financial sector reform is to reduce the role of RBI from the regulator to facilitator of financial sector. एक बहुत बड़ा एम जो फाइनेंशियल सेक्टर का था रिफॉर्म का था वो ये था कि जो आरबीआई का रोल है उसे कम किया जाए. अभी वो रेगुलेट करता है उसकी जगह वो फैसिलिटेट करे यानी सुविधाएं मुहैया करे फाइनेंशियल सेक्टर को. This means that the financial sector may be allowed to take decisions on many matters without consulting the RBI. इसका मतलब क्या हुआ जो फाइनेंशियल सेक्टर है अब उसे भी आजादी मिली है कि वो अपने डिसीजंस कई मैटर्स पे खुद ले सके बिना आरबीआई की सलाह पे. द रिफॉर्म पॉलिसीज लेड टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर बैंक्स. अब ये जो बदलाव की नीति हुई इसकी वजह से प्राइवेट सेक्टर बैंक्स एस्टैब्लिश हुए. इंडिया एज वेल एज फॉरेन मतलब इंडियन बैंक्स भी थे फॉरेन बैंक्स भी थे. फॉरेन इन्वेस्टमेंट लिमिट इन बैंक्स वर रेज्ड टू अराउंड 50%. जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट की लिमिट थी बैंक्स में अब उसे बढ़ाकर 50% कर दिया गया था. Those banks which can fulfill certain conditions have been given freedom to set up new branches without the approval of the RBI and rationalize their existing branch networks. कुछ बैंक्स ऐसे थे जिनको बोला गया कि खास कंडीशंस में उनको ये आजादी दे दी गई कि आप अपनी नई ब्रांचेस खोल सकते हैं बिना आरबीआई के अप्रूवल के और अपना जो काम है उसको ब्रांच नेटवर्क्स में जो एग्जिस्टिंग ब्रांच नेटवर्क्स है उसमें भी रेशनलाइज कर सकते हैं. Though banks have been given permission to generate resources from India and abroad, certain aspects have been retained with the RBI to safeguard and interest the account holders and the nation. कहने को जो बैंक से उनको परमिशन दे दी गई कि वो रिसोर्सेज जनरेट कर सकते हैं इंडिया या बाहर से भी, लेकिन कहीं कुछ पहलू ऐसे थे जो आरबीआई के साथ ही रखे गए ताकि जो इंटरेस्ट है हमारे यहाँ के अकाउंट होल्डर्स का या नेशन का उसकी सुरक्षा की जा सके. फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स सच एज मर्चेंट बैंकर्स, म्यूचुअल फंड्स एंड पेंशन फंड्स आर नाउ अलाउड टू इन्वेस्ट इन इंडियन फाइनेंशियल मार्केट. जैसे हमारे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं जिसको हम एफआईआई कहते हैं उसमें मर्चेंट बैंकर्स आ गए, म्यूचुअल फंड्स हो गए, पेंशन फंड्स हो गए. अब इनको भी अलाउ कर दिया गया है कि इनको इन्वेस्ट किया जा सकता है इंडियन फाइनेंशियल मार्केट्स में. Tax reforms. Tax reforms are concerned with the reforms in the government taxation and public expenditure policies which are collectively known as the fiscal policy. Tax reforms का मतलब क्या हुआ? वो रिफॉर्म्स वो बदलाव जो गवर्नमेंट के टैक्सेशन में आते हैं या पब्लिक का जो एक्सपेंडिचर पॉलिसी है उसमें आते हैं जिसको हम मिलाकर फिस्कल पॉलिसी कहते हैं. देयर आर टू टाइप्स ऑफ टैक्सेस. अब दो तरीके के टैक्सेस होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट. दो तरह के टैक्सेस हैं. डायरेक्ट टैक्सेस कंसिस्ट ऑफ टैक्स ऑन इनकम्स ऑफ इंडिविजुअल एज वेल एज प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइजेस. अब डायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं? डायरेक्ट टैक्स में वो टैक्स आते हैं जो ज्यादातर इंडिविजुअल की इनकम पर होते हैं बेस्ड या फिर जो बिजनेस एंटरप्राइजेस होती है उनको जो मुनाफा होता है उस पर जो टैक्स लगता है. Since 1991, there has been a continuous reduction in the taxes of individual incomes as well it was felt that high rates of income tax were an important reason for tax evasion. 1991 से एक लगातार रिडक्शन किया जा रहा है. जो भी इंडिविजुअल की इनकम है उस पर जो टैक्स लगता है उस पर लगातार कमी आ रही है. क्यों इस तरह का महसूस किया गया? क्योंकि अगर इनकम टैक्स पर रेट्स बहुत ज्यादा होते हैं, हाई रेट होता है इनकम टैक्स का, तो ये माना जा रहा था कि वो एक टैक्स लेने का बहाना है. It is now widely accepted that moderate rates of income tax encourage savings and voluntary disclosure of income. अब ये बात महसूस की गई कि अगर मॉडरेट रेट रखोगे इनकम टैक्स के तो उससे लोगों की सेविंग भी हो पाएगी, साथ ही साथ लोग खुले दिल से जो इनकम टैक्स है उसे भरेंगे, अपनी इनकम को जो है एक तरह से डिटेल को आपके सामने ओपन भी कर सकते हैं. The rate of corporation tax, which was very high earlier, has been gradually reduced. इसी तरह से कॉर्पोरेशन टैक्स जो था उसका रेट भी बहुत ज्यादा था पहले और उसे कम कर दिया गया है. Efforts have also been made to reform indirect taxes, taxes levied on commodities in order to facilitate the establishment of common national market for goods and commodities.
कोशिशें ये भी करी गई कि इनडायरेक्ट टैक्सेस को भी बदला जाए, जो टैक्सेस कमोडिटीज पे होते हैं, ताकि कॉमन नेशनल मार्केट की स्थापना करी जा सके गुड्स एंड कम्युनिटीज के लिए और उसको उनको ज्यादा बेहतर तरीके से सुविधाएं मिल सके। Another component of reform in this area is simplification. अब एक और कंपोनेंट लाए जो बदलाव का इस एरिया में था, वो था सिंप्लीफाई करना। In order to encourage better compliance on the part of taxpayer, many procedures have been simplified and the rates also substantially lower. ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो इनकम टैक्स पे करें, इसके लिए जो उसका प्रोसीजर है वो टैक्स पेयर्स के लिए भी सिंपल कर दिया गया है। साथ ही साथ रेट्स जो है उनको भी काफी हद तक कम किया गया है। Foreign exchange reform. The first important reform in the external sector was made in the foreign exchange market. अब सबसे पहला बदलाव जो लाया गया एक्सटर्नल सेक्टर में वो था फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में। In 1991, as an immediate measure to resolve the balance of payment crisis, the rupee was devalued against foreign currencies. 1991 में एक इमीडिएट जो स्टेप उठाना था ताकि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस को सॉल्व किया जा सके, जो रुपी थी उसकी वैल्यू को एक तरह से गिराया गया था फॉरेन करेंसीज के सामने। दिस लेड टू एन इंक्रीज इन द इनफ्लो ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज। इसका रिजल्ट क्या हुआ कि फॉरेन एक्सचेंज जो है और ज्यादा मात्रा में बढ़ गया हमारे यहाँ। इट इज ऑल्सो set the tone to free the determination of rupee value in the foreign exchange market from government control. साथ ही साथ जो रूपी की वैल्यू है उसको अभी तक जो डिटरमाइन करती थी गवर्नमेंट, उसके कंट्रोल में था, अब उसको फ्री कर दिया गया और वो जो है हाथ में आ गई फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के। नाउ मोर ऑफन देन नॉट मार्केट्स डिटरमाइन एक्सचेंज रेट्स बेस्ड ऑन द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज। अब जो है मार्केट्स जो है वो तय करते हैं कि एक्सचेंज रेट क्या होगा, डिपेंड करता है कि फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड और सप्लाई कैसी है। ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म्स। लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट रेजिम was initiated to increase international competitiveness of industrial production and also foreign investment and technology into the economy. जो ट्रेड और इन्वेस्टमेंट जो रेजिम थी इसमें को अब लिबरलाइज किया गया, उसका वजह क्या थी, ताकि ज्यादा से ज्यादा इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस जो है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की उसको बढ़ाया जा सके, साथ ही साथ जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है या टेक्नोलॉजी है उसे जो है इकोनॉमी में लाया जा सके। The aim was to promote the efficiency of the local industries and the adoption of modern technology. तो यहाँ मुख्य पर्पस क्या था कि जो हमारी लोकल इंडस्ट्रीज है उनकी एफिशिएंसी को बढ़ाया जाए और मॉडर्न टेक्नोलॉजीज को और ज्यादा अपनाया जाए। In order to protect domestic industries, India was following a regime of qualitative restrictions on imports. अब अपनी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज है, लोकल इंडस्ट्रीज है इंडिया की, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए इंडिया ने एक नीति अपनाई हुई थी क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन की इंपोर्ट पे। दिस वाज एनकरेज्ड थ्रू टाइट कंट्रोल ओवर इंपोर्ट्स एंड बाय कीपिंग द टैरिफ्स वेरी हाई। कैसे इसको ये बढ़ावा दे रहे थे कि जो भी इंपोर्ट्स हो रहे थे उनको बहुत ज्यादा टाइटली कंट्रोल किया जा रहा था, साथ ही साथ जो टैरिफ होता है, जो कर लगता है, वो जो है बहुत ज्यादा बढ़ा रखा था। These policies reduce efficiency and competitiveness, which led to slow growth of the manufacturing sector. अब इन नीतियों की वजह से जो एफिशिएंसी है, ये जो कॉम्पिटिटिवनेस की भावना होती है ग्रोथ में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के, उसमें काफी कमी आ गई थी। द ट्रेड पॉलिसी रिफॉर्म एम्ड एट, अब जो ट्रेड पॉलिसी का बदलाव आया उसमें जो नीति में बदलाव किया गया वो क्या था, डिसमेंटलिंग ऑफ क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस ऑन इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स। जो भी क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए थे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे उसको खत्म कर दिया गया। रिडक्शन ऑफ टैरिफ रेट्स को कम किया गया। रिमूवल ऑफ लाइसेंसिंग प्रोसीजर फॉर इम्प्रूवमेंट्स, इंपोर्ट के लिए जो लाइसेंसिंग प्रोसीजर था उसको खत्म कर दिया गया। इंपोर्ट लाइसेंसिंग was abolished except in the case of hazardous and environmentally sensitive industries. इंपोर्ट लाइसेंसिंग जो थी वो खत्म कर दी गई थी, सिर्फ जो बहुत ज्यादा हैजार्डस हैं, नुकसान पहुंचाने वाले हैं या एनवायरनमेंट के रिलेटेड काफी सेंसिटिव है, उन चीजों के लिए इंडस्ट्रीज को लाइसेंस लेना पड़ेगा, इंपोर्ट लाइसेंस। Quantitative restrictions on imports of manufactured consumer goods and agricultural products was also fully removed from April 2001. इसी तरह से क्वांटिटेटिव जो रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए थे, जो बने बनाए गुड्स होते हैं या एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स होते हैं उनके इंपोर्ट पे, वो पूरी तरह से रिमूव कर दिया गया अप्रैल 2001 में। Export duties have been removed to increase the competitive position of Indian goods in the international markets. इसी तरह से एक्सपोर्ट ड्यूटी जो है वो भी हटा दी गई ताकि एक इंडिया की जो गुड्स हैं उनकी इंटरनेशनल मार्केट में भी पोजीशन बन सके, वो भी और चीजों के मुकाबले कॉम्पीट कर सके।
इसके बाद जो है हमारा अगला टॉपिक है प्राइवेटाइजेशन। ये करते हैं अपने अगले वीडियो में।